तो ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस कहें या मेंटेनेंस कहें, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैट्रिमोनियल केसेस में मानी जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर कि क्या इंटरिम मेंटेनेंस एक मामूली सरदर्द है या है वो हस्बैंड का दुश्मन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, वेदर इंटरिम मेंटेनेंस इज ए माइनर हेडेक और इट इज द एनिमी नंबर 1 ऑफ द हस्बैंड। और क्या गलती करते हैं हस्बैंड इनिशियली स्टेजेस पे जब मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू होती है और कैसे उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है, वो आपको पता लग जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इन केस यदि आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है, लीगल समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर जो आपको सामने स्क्रीन पर मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उनका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल केसेस स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले जो एक दो केसेस वाइफ करती है हस्बैंड के ऊपर वो हैं 498A का और मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के लिए हो सकता है कि वो सेक्शन 125 CRPC में केस करे, यानी कि 125 CRPC में, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, क्योंकि उसमें भी मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। ऐसे में हस्बैंड क्या गलती करते हैं जब इनिशियल स्टेज पे होती है ये चीज़ें कि वो मेंटेनेंस केस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए, उस टाइम पे क्या हस्बैंड के माइंड में होता है, क्योंकि हस्बैंड के माइंड में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत सारी ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि जैसे सेक्शन 9 यानी कि वाइफ को वापस बुलाने का केस डालें कि ना डालें, ये उनके माइंड में चलता है। उसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट करना है कि वो उस पर डिसीजन ले सकें कि उन्होंने डालना है कि नहीं डालना है, या फिर यदि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है, या फिर 498A का केस उनके ऊपर जो हो गया है उसमें कैसे आगे प्रोसीड करना है कि क्या उनको एंटिसिपेटरी बेल लेनी है या नहीं लेनी है, या कैसे उसको डील करना है। इसी तरह उनके पास कई अथॉरिटीज़ से सम्मन आते हैं, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो वहाँ से सम्मन आते हैं, तो वहाँ जाना है, उन्होंने अपना पक्ष रखना है। तो वो वहाँ पे क्या पक्ष रखना है, इसी उलझ बुन में रहते हैं, वो इसी असमंजस में रहते हैं कि वहाँ जाके क्या करें, क्या बोलें, क्या ना बोलें, या अगर काउंसलिंग है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है तो उसको कैसे हमने सिरे चढ़ाना है। तो इन चीज़ों में हस्बैंड बिज़ी हो जाते हैं और जो मेंटेनेंस केस है वो उनकी लास्ट ऑप्शन रह जाती है कि इसको तो हम बाद में देख लेंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो मेंटेनेंस के केसेस को, या अगर हम कहें स्पेसिफिकली, क्योंकि वीडियो इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर है तो इंटरिम मेंटेनेंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उस वजह से उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब उसका क्या रिजल्ट होता है जब वो इंटरिम मेंटेनेंस को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो एडवोकेट ही देख लेगा, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मेंटेनेंस लगेगा तो मैं मेंटेनेंस देता रहूँगा, मेरे को कहीं जेल नहीं जाना पड़ेगा या मुझे कोई और सज़ा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वो उसको ईजिली ले लेते हैं। लेकिन उसका क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए, जब भी मेंटेनेंस का केस वाइफ करती है तो उसमें वो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ज़रूर लगाती है। और इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब है कि केस के दौरान भी मेंटेनेंस उसको मिलता रहे, हस्बैंड को देना पड़ेगा। तो ऐसे में जब हस्बैंड उस केस को, यानी कि मेंटेनेंस के केस को, या अगर हम कहें इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को लाइटली लेता है और उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ऐसे में कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स कर देती है, जो कि किसी भी रेंज में हो सकता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 5 से 10 हज़ार पर मंथ मेंटेनेंस बन सकता है पत्नी का, और यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा, अगर इनकम है तो उसकी डिपेंडिंग सैलरी के हिसाब से आप इंटरिम मेंटेनेंस ज़्यादा भी पत्नी को लग सकता है। लेकिन
जब ये इंटरिम मेंटेनेंस लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि केस जल्दी ख़त्म होते हैं हमारी कोर्ट्स में। केसेस जो हैं साल 10 साल चलते रहते हैं। अगर हम एक नॉर्मल मेंटेनेंस केस की लाइफ लगाएं तो वो सबसे जो नीचे वाली कोर्ट है उसी में उसको 1.5 साल 2 साल 3 साल तक भी लग जाते हैं। और अगर हम उसके बाद अपील की बात करें तो अपील में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन दौरान यानी कि हर साल जो है उनको हर महीने इंटरिम मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। और ऐसे में जब इंटरिम मेंटेनेंस उनकी जेब से निकलने लगता है धीरे धीरे करके, शुरू में तो हस्बैंड को ये एहसास नहीं होता है कि हाँ ये बहुत अमाउंट बन जाएगी, लेकिन जब हर महीने उनको देना पड़ता है कुछ अमाउंट, चाहे वो 5,000 की ही क्यों ना हो, चाहे वो 10,000 की ही क्यों ना हो, तब थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि ये तो मेरा बहुत ज़्यादा अमाउंट जा रहा है। तब हस्बैंड को जाके रियलाइज़ होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है कुछ है चीज़ जो कि मुझे इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि उसके तब तक जो है वो बाकी केसेस से जो है अपना ध्यान हटा के फिर इस केस पे आ जाता है कि अब मेंटेनेंस को कैसे कम किया जाए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस तो बंद ही चुका है। और ये भी देखा गया है कि ये जो भी काउंसलिंग है या CAW क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जाना होता है, कई बार तो ये सिर्फ एक ड्रामे के तौर पे होता है जो कि दूसरा पक्ष करता है कि वहाँ पे बुलाना, उनको हरास करना या उनको बातों में लगाना, लेकिन इधर से वो अपनी सारी प्रोसीडिंग चला के रखते हैं। तो कई बार वो जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी फ्यूटाइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसका कोई मकसद ही नहीं रहता और कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो ऐसे में हस्बैंड को बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि वहाँ टाइम लगाने से ज़्यादा अगर वहाँ जो पैसे उन्होंने लगाए थे उसके अलावा यहाँ अगर वो मेहनत करते, यहाँ पे प्रूफ वगैरह लेके आते, कुछ यहाँ पे अपना ध्यान लगाते मेंटेनेंस केस पे, इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम पे, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। क्योंकि देखिए जब भी इंटरिम मेंटेनेंस बंधेगा तो पत्नी को जो भी आप मेंटेनेंस देंगे उससे वो अपने आप को तो मेंटेन करेगी ही करेगी, साथ में वो अपना लीगल खर्चा भी आपसे लेगी। और अगर वो नहीं मिलता है उसको लीगल खर्चा तो वो मेंटेनेंस में से ही आपके खिलाफ जो भी एडवोकेट की फ़ीस है या और चीज़ें हैं उनको भी वो मैनेज करेगी मेंटेनेंस को, कि वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट भी यूज़ हो, और होता भी है। तो ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस कहें या मेंटेनेंस कहें, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैट्रिमोनियल केसेस में मानी जानी चाहिए। हस्बैंड को ये एहसास होना चाहिए कि ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा सरदर्द है जिसको कि रिजॉल्व करना, जिसको कि हटाना बहुत ज़रूरी है या उसको कम से कम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जुडिशियल प्रोसेस काफ़ी लंबे होते हैं, स्लो होते हैं, और एक बार मेंटेनेंस लग गया तो वो जब तक कि वाइफ रीमैरिज नहीं करती तब तक आपको देना पड़ेगा, या बीच में आपका कोई लमसम में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तब तक आपको देना ही पड़ेगा। तो इससे ये ही निष्कर्ष निकलता है कि यदि इंटरिम मेंटेनेंस लग जाता है तो यानी कि आपका ही पैसा आपके ही खिलाफ यूज़ होगा, या दूसरी भाषा में कहूँ कि आप ही ने अपने हथियार दूसरी पार्टी को दे दिए हैं जिससे कि उसी हथियार से वो आपके खिलाफ लड़ेंगे। तो हस्बैंड की टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि सबसे उनके माइंड में यही होना चाहिए कि मेंटेनेंस को ख़त्म कराया जाए। अगर ख़त्म नहीं हो सकता है तो उसको कम से कम रिड्यूस किया जाए, इंटरिम मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाए, उसके बाद फाइनल मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाए, वर्कआउट किया जाए। और उसके लिए उनको प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए, जो भी वाइफ के इनकम सोर्सेज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि आज की डेट में एफिडेविट देना पड़ता है। तो ऐसे में आपको दूसरे की भी प्रॉपर्टी या इनकम सोर्सेज बताने पड़ते हैं, या जॉब का क्या उसका वो है, स्टेटस है, पोजीशन है, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो इस पे आपको मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका इंटरिम मेंटेनेंस कम से कम लगे या बिल्कुल ही ना लगे। तो ये था आज का वीडियो। तो हम इस वीडियो से समझ पा रहे हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस कोई मामूली सरदर्द नहीं है, ये है दुश्मन नंबर 1, एनिमी नंबर 1। अगर आपने इसको सही टाइम पे काबू कर लिया तो आपका जो लिटिगेशन का सफ़र है, देखिए लिटिगेशन का सफ़र, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जो है मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में जाए। मैं चाहता हूँ कि सभी के परिवार खुश रहें और आपस में एडजस्टमेंट करके रहें। लेकिन जो इनसे पीड़ित हैं तो उनके लिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस भी आपको उतना ही गौर से देखना चाहिए जितना कि बाकी केसेस देखते हैं। ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।